शुरू में जो बात कही इन्होंने कि मदर दीक्षा नहीं देती, काम देती है। तो ये साइंस ऑफ लिविंग जो चैप्टर है उनका जो उन्होंने लिखा है, उसको जब हम पढ़ें, अगर आप नॉर्मली सोचें कि किसी आश्रम में कोई स्पिरिचुअल फिगर हैं, तो वो आपको क्या संदेश देंगे? तो वो संदेश मेरे को ऐसा लगता है कि जो साइंस ऑफ में लिविंग में लिखा है उससे बहुत अलग होता है। नॉर्मली ध्यान के बारे में, थोड़ा बहुत अपने विचारों को ठीक करने के बारे में, थोड़ा कोई नियम पालन करने के बारे में, इस टाइप की बातें होती हैं। लेकिन जब हम साइंस ऑफ लिविंग चैप्टर पढ़ते हैं, ऑल्दो ये ऑन एजुकेशन बुक में है, मुझे नहीं मालूम अ, ये शायद बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था टीचर्स वगैरह के लिए ही, लेकिन जैसे अभी कहा कि सर्वांगीण शिक्षा और तारादी का एग्जाम्पल लेके कि इट्स नॉट अबाउट schools and colleges and degrees. It is about living life. अपने जीवन में जो आपका अंतर्मन जिसमें सही से विश्वास रखता है, जो आपकी अंतर्ध्वनि है, उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से अपने को ढालना, उसके हिसाब से काम करना, ये जो एकात्म पैदा होता है, उस चीज़ को सर्वांगीण शिक्षा अ, महत्व देती है। तो ये तारादी के जीवन में और मदर ने जिस तरह से इस चीज़ को सबके अंदर डालने के लिए प्रयास किए और ये जो लिखे गए हैं चैप्टर्स, ये कहने को एजुकेशन और हम हमारा दिमाग एजुकेशन को संकीर्ण रूप में देखता है, लेकिन ये हम सबके लिए है, चाहे हम टीचर्स हैं या नहीं हैं, हम कोई भी एज के हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सभी के लिए ये महत्व रखते हैं मेरे हिसाब से। तो द साइंस ऑफ लिविंग इज़ नॉट अबाउट साइंस ऑफ लिविंग फॉर टीचर्स, इट इज़ साइंस ऑफ लिविंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम कैसे जिएँ और उसका क्या विज्ञान है, माने उसके पीछे एक कोई प्रोसेस है, कुछ शाश्वत नियम हैं, तभी तो वो विज्ञान कहलाएगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ उसमें फ्रीडम है अपना एक्सपेरिमेंट करने की और उसमें निरंतर खोज करने की। वो स्टैटिक नहीं है, वो इवॉल्विंग है, उसमें ग्रोथ है। तो ये वर्ड्स भी अपने आप में साइंस ऑफ लिविंग भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो काफ़ी हम सुनते हैं इस तरह के शब्द, लेकिन जब ये आर्टिकल लिखा गया था 1950s में, मेरे ख्याल से ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं थी उस टाइम। तो बेस्ट होगा कि हम मदर के वर्ड्स को ही देखें और उनसे ही हम डायरेक्ट सीखने की, समझने की, जो भी हमें आता है समझ, ये मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि मैं ये चैप्टर्स, ये बुक आई मीन आई डोंट नो 100 बार कितने बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है, ऑल्दो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी जिससे आप आर्टिकल देख सकें मदर का। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो पूरा वर्ड बाय वर्ड चैप्टर मैंने नहीं लिया है, लेकिन जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं अ, वो मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रही हूँ। ये बहुत फ़ेमस लाइन है जिससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एन एमलेस लाइफ इज़ ऑलवेज़ अ मिज़रेबल लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कोई एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो वो लाइफ, उसमें कोई खुशी भी नहीं है, कोई जॉय नहीं है। एंड मदर गोज़ ऑन टू से कि एम तो सभी के पास होना चाहिए, लेकिन जो एम की क्वालिटी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ की क्वालिटी पे, कि हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या है। अगर हम आज मैं खुश नहीं महसूस करती हूँ या मुझे लगता है मेरी लाइफ व्यर्थ है या मैं फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करती हूँ, तो नॉर्मली रिएक्शन होता है अपने सर्कमस्टेंसेस को देखना, किसी को ब्लेम करना,
विक्टिम सिंड्रोम, अपने को बेचारा समझना, यहाँ पे इन शब्दों से जो मुझे प्रेरणा मिलती है वो ये है कि ऐसा जब हो तो ये क्वेश्चन करना कि अगर मेरी लाइफ के हालात ये हैं, तो मेरा एम क्या है इस वक़्त, जिसकी वजह से ये हालात हैं? क्या मैं अपने एम से भटक गई हूँ या मेरा एम भूल के मैं कोई और छोटा एम फ़ॉलो करने लगी हूँ? तो जितना मैं अपने एम को व्यापक करूँगी, हाई, वाइड, जेनरस, डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड माने कि मेरा स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ। डिसइंटरेस्टेड का ये मतलब नहीं है उदासीन। उदासीन का भी एक्चुअल मीनिंग है कि उससे ऊपर उठ के बैठना, ऊपर आसीन होना, बट हम नॉर्मली उसको दूसरे वे में लेते हैं। तो निस्वार्थ जो होता है, जब मेरा एम वो होगा, निस्वार्थ जब मदर कहती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कंडीशन्ड है ऐसा सोचने में कि अगर स्पिरिचुअलिटी है तो बस अपने को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, अपने को एकदम ही हीन मानो और औरों के लिए ही करते जाओ। जहाँ तक मैंने समझा है इंटेग्रल योगा में ये नहीं है। शुरुआत आपसे है, अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखोगे, अपने को नर्चर नहीं करोगे, अपने को प्रफुल्लित नहीं करोगे, तो औरों को क्या करोगे? तो सबसे पहला जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी तरफ है। तो ये साइंस ऑफ लिविंग हमारे लिए है, ये नहीं कि हमें औरों को कैसे जीवन जीने देने की शिक्षा देनी है। हमें अपने जीवन में ये कैसे उतारना है, ये समझना, ये करना। और जैसे जब एक पत्थर कहीं फेंकते हैं पॉन्ड में और रिपल्स होते हैं और उन रिपल्स के प्रभाव से, उन लहरों के प्रभाव से, तरंगों के प्रभाव से आगे भी मूवमेंट होती है। उसी तरह हम जो हैं, हम एक केंद्र हैं और अगर हम इंटेग्रल के एक छोटे से केंद्र बन सकते हैं, तो हमारी लाइफ से, हमारे विचारों से, हमारे आचार से जो प्रभाव होगा, जो तरंगे उत्पन्न होंगी, उनसे जो बदलाव आएगा, वो ज़्यादा पावरफुल है बजाए इसके कि शब्दों से किसी को बदलने की कोशिश करना। ऑल्दो मैं यही कर रही हूँ अभी क्योंकि वर्कशॉप मोड है, तो लेकिन इतना बोलने के लिए भी अ, थोड़ा बहुत तो किया होना चाहिए, बिल्कुल। बात कर और सकें। तो और किया है आपने। करने की अभी तो आपने तारा दी की बात करी, अभी उनके सामने क्या बोलेंगे? नहीं, उनके सामने तो हम सब बच चुप हैं। बिल्कुल। मेरे को याद है मैं जब स्कूल में थी, तारा दी तब आई थी पौंडीचेरी से हुँ, हुँ। और हमारे लिए बहुत ही वो अजूबा-सी थी क्योंकि उस टाइम में बॉय कट बाल और हमेशा ट्रैक सूट में उस टाइम था ऐसा। तो आई वाज़ वेरी fascinated उस टाइम मेरा कोई रुझान नहीं था मदर श्री अरबिंदो में और बट आई वाज़ जस्ट fascinated बाय हर और बिल्कुल। उनकी कोई मेरे को बात सुनने को मिल जाती थी आते-जाते, डायरेक्ट तो कभी बात नहीं हुई स्कूल लाइफ में उनसे। लेकिन 1-2 सेंटेंस वो किसी और को बोल रही थी, वो मेरे दिल में घर कर गए और मैंने उनको अ, कोशिश करी उन पे अमल करने की। ये तो बहुत बाद में फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर पता चला वो कौन है या क्या हैं और फिर इंटरैक्शन रहा। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग हाउ द माइंड वर्क्स, यू नो, कैसे ब्रिजेस, फाउंडेशंस बनती जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता। सो एनीवे, सो बेसिकली आप और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना एम देखें कि क्या मेरा कोई एम है। नाउ एक प्रॉब्लम आती है एम में कि जब कहते हैं कि आपकी लाइफ का क्या एम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सडनली कम अप विद कि ये मेरी लाइफ का एम है और जो मैं आज कहती हूँ शायद यही शाश्वत है या यही आगे रहेगा, मुझे नहीं मालूम। हमारे में से स्पेशली जो यंग पीपल हैं ज़्यादा लेट्स से 20s में हैं, 15, 16, 20s, उनके लिए बहुत चेंजेस हो रहे हैं। कुछ को पता होता है या अंदर एक एहसास होता है, कुछ को नहीं होता। लेकिन जो भी आज के दिन जिसको भी मैं अपना एम मानती हूँ, उसको ही उसकी क्वालिटी को एग्ज़ामिन करना। तो ये सबसे पहले साइंस ऑफ लिविंग में सबसे पहले जो बात कही गई है, इम्पोर्टेंस ऑफ एम कि एम कोई ना कोई रखो
जितना ऊँचा सोच सकते हो, जितना उसको व्यापक कर सकते हो करो, क्योंकि उसी पे आपकी लाइफ़ की क्वालिटी डिपेंड करेगी। और सेकंड जो आगे इसमें कहा गया है कि अगर तुम एम खाली एक एकेडमिक एम, एक कॉन्सेप्ट बना के नहीं रखना चाहते, उसको उसकी पावर को एक्चुअलाइज़ करना चाहते हो, उस एम एम को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, एटलीस्ट प्रयास करना चाहते हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने अंदर परफेक्शन हो। अगर जितना परफेक्शन आपके अंदर होगा, उतना ही वो एम परफेक्टली मैनिफेस्ट होगा। अब जो बात अपर्णा जी ने बताई चाचा जी के बारे में और उनके बिज़नेस के बारे में, इसी को अगर हम लें, तो हम क्या हमारी क्या सोच होती है नॉर्मली कि हमें कोई काम करना है, तो हमें ये स्किल चाहिए, वो स्किल चाहिए, एक बाहरी रूप में। ये नहीं कि हमें ये इस तरह का पर्सन होना चाहिए अंदर तक। नहीं, हमें क्या पढ़ लेना चाहिए, हमें क्या स्किल सीख लेना चाहिए, पूरा बाहर पे होता है। इसीलिए लगता है कि हाँ भाई किसी को बिज़नेस सँभालना है, तो उसको तो दिल्ली जाना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट में होना पड़ेगा, उसको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। कॉन्शसनेस चेतना किस तरह से एक्ट करती है और जिस व्यक्ति ने बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड जिसमें समाया हुआ है जिसके अंदर, उसको उसका किस तरह से एक्शन होगा, क्या वो होगा? आप ऐसे इमेज लीजिए कि अगर आपने बहुत सारे तार पकड़े हुए हैं यहाँ पे, वो किसी को दिख नहीं रहा ये क्या है? सारे तार यहाँ पे जमा है, मतलब असंख्य तार। आप थोड़ा-सा भी स्पंदन भी होगा, वो सारे तारों में झंकार होगी और सारे जगह चेंज हो जाएगा और जितने वो विस्तृत हैं, उतना बड़ा वो चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एक छोटी-सी मूवमेंट और वहाँ पे वो बड़ी बन जाती है। ये साइंस मतलब साइंस की तरफ से भी आप इमेजिन करें तो आपको ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हम तो खाली एक कल्पना ही कर सकते हैं कि मदर का एक्शन किस तरह होगा। उसको वाक़ई समझना बहुत मुश्किल है। मेबी हमारा आंतरिक चेतना समझती है लेकिन दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है। तो ये एक इशारा था और यहाँ पे जब वो कह रही है परफेक्शन अपने में रियलाइज़ करो। परफेक्शन का ये मतलब नहीं आप पीएचडी कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो। इट इज़ अबाउट लिविंग इन द इंटीग्रल कॉन्शसनेस। वो अगर हम रह सकते हैं तो बाकी चीज़ें, बाहरी चीज़ें ऑर्गनाइज़ होती चली जाएँगी। ये आप सब ने महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे सब जो हैं, वो किसी न किसी तरह श्री अरविंदो और माँ से जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ न कुछ तो प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। देन शी गोज़ ऑन टू द मदर इज़ कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं श्री अरबिंदो की उसमें भी, मदर की भी राइटिंग्स में, कुछ गैप्स नहीं रहते। ये हमारी चेतना के ऊपर है कि हम अ, वो कनेक्शंस बना पाते हैं कि नहीं। क्योंकि वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखे हुए, फ्लो चार्ट नहीं बना आजकल जो होता है। बट उनके जब आप राइटिंग्स पढ़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर कि क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज़ देयर। मैं इसलिए इसको एम्फसाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने ये सुना है, हाँ, मदर ने कहा है बट इसको करना कैसे? उन्होंने सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है। आपको बस उसको ध्यान से पढ़ना है और वो आंसर आपको वही मिलेगा। सो शी सेज कि अगर परफेक्शन लाना है, सो फर्स्ट इज एम होना है, एम को वाइड व्यापक वगैरह करना है, निस्वार्थ करना है। उसके बाद उसको क्रियान्वित करने के लिए परफेक्शन अपने में लाना है। परफेक्शन कैसे लाया जाएगा? फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ, ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बीइंग एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। मैं क्या हूँ, मेरे में क्या है, क्या मेरे डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं एक पर्सन हूँ या बहुत सारी मेरे अंदर वॉइसेस हैं, उन सबको वॉइसेस को एक साथ पकड़ के कैसे मैं रखूँ, कैसे उनको समझूँ, किस चीज़ को कब अहमियत दूँ अपने अंदर। सोसाइटी में तो हमें बहुत सिखाया जाता है ये सब, कैसे बोलो, कैसे उठो, किससे कैसे बात करो, किस चीज़ को कब इम्पोर्टेंस दो। लेकिन हमारे अंदर जो ये मूवमेंट्स चलती हैं, उनको समझना, उनको देखना, उनको कब सुनो, कब ना सुनो, किसको ज़्यादा अहमियत दो, ये नहीं सिखाया जाता और साइंस ऑफ लिविंग इसी के बारे में है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारा
कभी हम कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये नहीं है कि हम झूठे हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी बात को काट देते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स जैसा लगने लगता है, हिपोक्रेसी लगती बिल्कुल। है, बट ज़रूरी नहीं हम वो हैं। हमारी इंटेंशंस बहुत सही हो सकती हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हम कभी कुछ ऐसा कह जाते हैं, जो हमारे ही खिलाफ होता है, हमारे विचारों के खिलाफ होता है, हमारी भावनाओं के खिलाफ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इसीलिए होती हैं क्योंकि हम एक हमारे में समन्वय नहीं है। हम एक एकजुट, एक एकाग्र, एक कंप्लीट इंसान नहीं हैं। पार्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड हैं, इंटेग्रल नहीं हैं। जैसे जिगज़ॉ पज़ल होती है, ऐसे टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े ठीक जगह लगे हुए हैं, कुछ नहीं लगे हुए, लेकिन वो बीच की लाइन्स अभी भी दिख रही हैं। हम एक प्रफुल्लित फूल की तरह नहीं हैं कि जो अंदर से ही जिसका विकास हो रहा है और धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही है। कोई लाइन्स अगर है भी तो वो एक ब्यूटीफुल वो लग रही हैं, वो जुड़ाव नहीं लग रहा। वो कितनी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो ये इंटेग्रल का मीनिंग मैं लेके चलती हूँ और इस चीज़ के लिए जो मदर इस चैप्टर में भी बोलती हैं स्टार्टिंग पॉइंट है साइकिक जो आंतरिक चेतना है चैत्य पुरुष की। तो मदर मदर एक्नॉलेजेस कि ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगेगा और डिफ़िकल्ट भी है ये चीज़ करना, अपने को समझना और अपने को एक साथ करना। तो परसिवरेंस और सिंसेरिटी और किसी और को बुद्धू बना लें, अपने को बुद्धू बनाने से बचें। हुँ। तो शी टॉक्स अबाउट नोइंग द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग कि हम क्या हैं, हमारा शाश्वत सत्य क्या है और हम किस वजह से ये वाला जन्म लिया है हमने और उस ट्रूथ के खिलाफ कुछ भी चीज़ हो, उसके विरुद्ध, उसके विपरीत कुछ भी चीज़ हो, उसको हम रिजेक्ट करें। ये एक सेंट्रल प्रिंसिपल लाइफ में कि जो भी मेरी आत्मा से को परेशानी देता है, उसके खिलाफ है, हार्मनी में नहीं है, कहीं न कहीं वो मुझे महसूस होता है एक चुभन-सी, तो उस चीज़ को मैं देखूँ और उस चीज़ को अपने अंदर से निकालूँ या वो डिसीज़न को चेंज करूँ, वो चॉइस को चेंज करूँ। तो ये चीज़ें हर एक चीज़ में होती हैं, इवन क्या खाती हूँ मैं, क्या पहनती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ और जो मेरी लाइफ़ के बड़े डिसीज़न। एक साथ सब कुछ करना मुश्किल है। तो ये हमको ये फ्रीडम है कि हम किस चीज़ से शुरू करें और जो आपकी नेचर जैसी भी है, जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं, वहाँ से करें। यहाँ जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड फॉर अ ह्यूमन बीइंग बट समथिंग फॉर मैन बट अ जाइगैंटिक लीप फॉर मैनकाइंड। तो एक छोटा स्टेप भी आप लेंगे, हम लोग लेते हैं जो भी छोटा स्टेप, उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि वो स्टेप किसके संरक्षण में लिया जा रहा है? वो मदर और श्री अरबिंदो के संरक्षण में लिया जा रहा है, डिवाइन के संरक्षण में। जब हम सिंसेरिटी से एक छोटी-सी भी कोशिश करते हैं और ये हम सब ने कई बार देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होती है और हम एक लग रहा होता है क्या करेंगे और फिर सडनली एक शिफ्ट आती है और हम एक छोटा-सा प्रयास करते हैं और दिमाग को लगता है ये तो बहुत छोटा-सा मैंने किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है। बट बिफोर यू नो उस छोटे से प्रयास का ही बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिल जाता है। सडनली बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ये मैंने तो बहुत बार देखा और अगर दिमाग से मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो बहुत सारे एक्शन प्लान्स, बहुत सारी लिस्ट्स मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। बट अगर वो इनर कॉन्शियसनेस के थ्रू, प्रेयर के थ्रू और कुछ अपना कॉन्शियसनेस को विल पावर के थ्रू फोकस करना उस प्रॉब्लम पे, सडनली एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जिससे वो प्रॉब्लम का स्वरूप ही चेंज हो जाता है और एक के बाद एक चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो ये अ, उस एलिमेंट के बिना अगर हम इस चैप्टर को समझकर और एक मेंटल अप्रोच से इसको अप्लाई करेंगे तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क एज़ वेल। तो ये चीज़ ज़रूर
ध्यान में रखें। एंड मदर लाइक शुरू में ही बोला था कि काम देती हैं, तो शी सेज कि ये प्यूरिफिकेशन और यूनिफिकेशन आंतरिक है, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल जो बाहरी पार्ट है, बाहरी अस्तित्व है, जो हमारी क्षमताएं हैं, सो मेंटल, वाइटल, फिजिकल, जो भी हमारा दिमाग है, हमारा मानसिक चेतना है, प्राणिक चेतना है, भौतिक चेतना है, जिसके थ्रू हम कार्य करते हैं, जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उस चीज को प्रिपेयर करना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो जब कॉल फॉर एक्शन आएगी, अगर मैंने अपने को बहुत मेडिटेशन, बहुत तपस्या करके मेरे को साइकिक से जुड़ाव हो भी गया और साइकिक से कोई कॉल आई कि आपको ये करना है, और उसके लिए मेरा दिमाग में तो मैं अपना दिमाग तो डेवलप ही नहीं किया, उसमें तो टोटल कंफ्यूजन है, मेरी पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मैं अपनी थॉट्स नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती, मेरा वाइटल बिल्कुल हेवायर है, मुझे अपनी भावनाओं पे कोई नियंत्रण ही नहीं है, मेरे शरीर में कोई शक्ति ही नहीं है, तो मैं वो काम कैसे करूँगी? बिल्कुल। तो इसलिए इंटेग्रल, और वही हम श्री अरबिंदो आश्रम में देखते हैं और वही तारा दी का उदाहरण है। तारा दी शायद कम ही समाधि वगैरह पे दिखती हूँ। मैंने तो जब मैं आश्रम में थी ज़्यादा नहीं देखा उन्हें। हम्म, लेकिन आप उनको देख के क्या ये कहेंगे कि वो अपने आंतरिक चेतना से नहीं जुड़ी हुई? तो बहुत तरीके होते हैं, और जो पूरे एक्शन में झलके, और जो इतना डायनामिक एक्शन हो, तो वो जब तक एक साइकिक पे वो बेस ना वो हो ही नहीं सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हिच वी स्पोक अबाउट। सो मदर टॉक्स फर्स्ट अबाउट साइकिक डिसिप्लिन। मेरी लास्ट वर्कशॉप इसी के बारे में थी, तो आई विल नॉट। अनुराधा, माफ कीजिएगा, मैं बीच में कूद रही हूँ। मेरे कुछ लोगों से बात होती थी, इसमें जो प्यूरिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन था, थोड़ा सा अगर आप यूनिफिकेशन को भी स्पष्ट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। कई तो लोग पूछ चुके हैं इसके बारे में। प्योरिफिकेशन तो मतलब कि उसमें वो ट्रूथ ऑफ द बीइंग्स की तरफ उसका रुझान हो, और उसके अंदर इम्प्योरिटी। ग्रोथ। प्योरिटी माने मॉरल सेंस में नहीं, व्हाट इज हम्म। इम्प्योरिटी इज व्हाटएवर इज नॉट इन हार्मनी विद माय ट्रूथ। अब इसके लिए मेरे को हमेशा भगवत गीता का ही एग्जाम्पल बेस्ट लगता है कि बिल्कुल। नॉर्मली श्री राम को देखो, वो एक अलग एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण टोटली, और दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। तो हमारी जो फिलॉसफी एक्चुअली बहुत ही क्या कहते हैं, सर्वांगीण है, और उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारा दिमाग ब्लैक एंड वाइट सोचने की उसमें वो गुड एंड बैड की ऑपोजिशन क्रिएट करता है। ये चीज श्री अरबिंदो एंड मदर में बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट इज इम्प्योर इज नॉट कि वो झूठ बोल दिया तो इम्प्योर हो गए, नॉनवेज हम्म। खा लिया तो इम्प्योर हो गए, ड्रिंक कर लिया तो इम्प्योर हो गए। ये सब चीजें से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो मेरे सत्य को, जो मेरा आंतरिक सत्य है, जो मैं हूँ, जो मेरा शाश्वत अस्तित्व है, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में मैं कुछ भी करती हूँ। आप दैट इज इम्प्योर। होगी जो मेरे को, जो बहुत लोगों को नहीं समझ आएगी शायद, आश्रम डाइनिंग हॉल में पौंडीचेरी में लिखा हुआ है, और ये शायद मदर के टाइम से लिखा है, मदर की इंजंक्शन की वजह से लिखा है कि आप अपना खाना, बचा हुआ खाना बाहर किसी गरीब को ना दें। ये तो टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है। आश्रम लोग तो उनको तो हेल्प करना चाहिए, गरीबों को खाना बांटना चाहिए, यहाँ पे जो खाना बचता है हम डस्टबिन में देते हैं, क्यों ना दें हम बाहर? कभी सोचा इस बारे में? क्यों लिखा है ऐसा? आश्रम को तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मदर श्री अरबिंदो की फिलॉसफी समझने के लिए आपको अपने दिमाग से ये जो नॉर्मल मॉरल कंस्ट्रक्ट्स हमने बना रखे हैं वो पहले निकालने पड़े, और फिर समझना पड़ेगा कि ये उन्होंने क्यों कहा है इस तरह के। तो इसी तरह कई बार जो मेरे को लगता है मैंने अच्छा किया, वो एक्चुअली बुरा हो जाता है अगर वो मेरी ट्रूथ ऑफ द बीइंग के उसमें नहीं। कई बार मैंने किसी को जोर से फर्मली कुछ बोला, किसी और ने देखा मुझे और सोचा कि ये स्पिरिचुअल होके ऐसी बात करती है, वो चाहिए था उस टाइम।
अगर मैं से बोलती वो चीज नहीं होती। तो प्योरिफिकेशन तो वो हो गया कि अपने अंदर जो भी मिलावट है उसको प्योरीफाई करना। यूनिफिकेशन कि जो मेरा साइकिक बीइंग है, जो मेरी आंतरिक चेतना है, जो सेंटर है मेरी शाश्वतता का, सारी मेरी भावनाएं, मेरी फिजिकल क्षमताएं, मेरी मानसिक चेतना, सारा उसी से जुड़ा हुआ। जो मैंने फ्लावर का एग्जाम्पल दिया, फ्लावर जो है वो यूनिफाइड है, जो उसका सेंट्रल पार्ट है, एक एक पेटल, एक एक चीज उससे यूनिफाइड है। तो जब वहां से इम्पल्स चलती है तब ग्रोथ होती है। तो वो कनेक्टेड है सेंटर से और सब उसके लिए समर्पित है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर दैट। दैट इज यूनिफिकेशन। अपर्णा, इससे ज्यादा क्लैरिफाई करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल ठीक है अनुराधा, बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। तो psychic, she first importance she gives to psychic discipline. And psychic discipline में ये हम पहले बात कर चुके हैं कि psychic is about the central truth. ये हमने पूरा चैप्टर लिया था, तो I will not spend too much time on it. She again emphasizes कि will power, अगर हमारी will नहीं होगी उसको डिस्कवर करने की, और इतनी ज्यादा कि हमें हर टाइम उसी की सोच रहे कि मेरे को किसी भी तरह इस चीज को डिस्कवर करना है। जैसे पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रहता है, स्पेशली जब वो बहुत छोटा होता है, वो कुछ भी काम में हो, स्पेशली मदर के जहन में कोई भी काम कर रही हूँ, उनका कान लगा रहता है कि बच्चा रोया तो नहीं। तो इस तरह से अगर हमारा कान साइकिक की तरफ लगा रहे तो बहुत अच्छा हो। सेकेंड शी टेक्स अप इज मेंटल डिसिप्लिन। तो माइंड शी टॉक्स अबाउट कि वो हमेशा ही संकीर्ण होता है, ये इसकी नेचर है। ये नहीं कि आपका या मेरा माइंड संकीर्ण है, हम सबका है, ये नेचर है। दिस इज द रॉ मटेरियल गिवन टू अस बाय नेचर, इट इज लाइक दैट। किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, किसी का कम हो सकता है, बट नेचर उसकी ये है। तो रिजिडिटी होती है। तो इसलिए उसको हमेशा व्यापक बनाने की, सफल बनाने की, प्लास्टिक बनाने की, लचीला बनाने की, ये चेष्टा हमें हमेशा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने 2-3 एक्सरसाइजेस सजेस्ट करी हैं। बाकी तो आप उनकी कॉन्वर्सेशंस पढ़ें और वो पढ़ें तो और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में कंसिडर एवरीथिंग फ्रॉम एज मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू एज पॉसिबल। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है। एक तो होता है मानसिक रूप से कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम आई या कोई कुछ बोल रहा है। जनरली ग्रुप में कुछ लोग बोलते हैं, कोई मेरे ऑपोजिट बोलता है, मुझे नहीं पसंद आता। अगर मैं ये याद करूँ, मदर ने कहा है कंसिडर एवरीथिंग फ्रॉम एज मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू एज पॉसिबल, तो वो डिसहार्मनी तुरंत खत्म हो जाती है। एक वाइडनेस आ जाती है कि अरे, मैं ये कह रही हूँ, ये मेरा ऑपोजिट कह रहा है, मुझे इस तरफ से भी देखने दो। तीसरा जना ऐसे कह रहा है, वो भी समझने दो। इसके लिए एक चीज आप सिंपल सी भी ट्राई कर सकते हैं। कभी आप बैठते हैं ग्रुप में, सर्कल में, अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। जिस चेयर पे आप नॉर्मली बैठते हैं उस पे मत बैठिए, किसी और पे बैठिए। आपका नजरिया फिजिकली चेंज होगा। एज एन एक्सरसाइज, इफ यू डू इट कॉन्शियसली, इट हेल्प्स। So understanding what mother is saying and then trying to apply it, finding new ways how to apply it, play with it. So then it becomes very interesting. Now she speaks of a particular exercise जो कि काफी इसकी बात की जाती है, thesis, antithesis, synthesis. जब हम स्कूल में थे हमें डिबेट कराया जाता था जिसमें थीसिस और एंटीथीसिस होता था। एक कुछ थॉट दी जाती है और उसके एक जने को उसके फेवर में बोलना होता है टोटली, और एक जने को टोटली उसके ऑपोजिट बोलना होता है। नाउ मदर इज इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड थिंग है, सिंथेसिस, समन्वय।
So she talks about how there are not just two sides to a thing. There is another side, or rather another level, जहाँ पे वो दोनों sides, and not just two but multiple sides, each has its place, its own truth, and yet there is a larger truth, which is not a sum total of all those truths. Synthesis is not compromise. Synthesis is a larger truth जिसमें वो छोटे छोटे truths आ जाते हैं, प्लस और भी बहुत कुछ होता है. इसका शायद मैंने लास्ट सेशन में एग्जांपल दिया हो फिजिकल, और ये मैं कई बार दे चुकी हूँ. अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, बट ये मेरे को बहुत सही एग्जांपल लगता है इस चीज़ को समझने के लिए, कि अगर हम नॉर्मली देखते हैं दो लोगों को, एक जना ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक जना वेस्ट की तरफ जा रहा है, हमें लगता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेकिन अगर हम ऊपर उठ के देखें और हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां वो ईस्ट वेस्ट, वो एक्चुअली सीधी लाइंस नहीं है, वो एक सर्कल का पार्ट है, ट्रैक है, आश्रम का जैसे ट्रैक है, और हम वो देख पाए. अर्थ भी तो वैसे सर्कल ही है ना. बिल्कुल. तो मैं नॉर्थ जा रही हूँ, तुम साउथ जा रहे हो, तो बट एक्चुअली तो हम दोनों सेम ही तरफ जा रहे हैं. इफ वी मीट एट द सेंटर पॉइंट, वी आर बोथ वॉकिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग. तो ये सिंथेसिस जो है वो अपने चेतना में एक ऐसा पॉइज लेना है जहाँ से आपको वो समन्वय हो सके जिसमें सारे व्यू पॉइंट समा जाएं, और उनके बियॉन्ड एक व्यू पॉइंट जो उनसे ऊपर उठ के. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल एक्सरसाइज टू वाइडन द माइंड. अपने दिमाग को, अपने मानसिक चेतना को व्यापक बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. तो ये और भी बातें उन्होंने माइंड के बारे में कही हैं कि माइंड एक्चुअली, हम हमेशा नॉलेज के लिए माइंड को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट Sri Aurobindo and Mother says mind is not an instrument of knowledge. माइंड तो नॉलेज, माइंड को नॉलेज ढूंढ ही नहीं सकता. वो खाली ऑर्गेनाइज कर सकता है. जो ट्रू नॉलेज है वो तो कहीं और, किसी और प्लेन से आती है, और वो किसी और जगह में आती है, या तो साइकिक में, या हायर माइंड, हायर लेवल्स ऑफ माइंड, प्रेरणा की तरह. और फिर वो, अगर आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड है, क्वाइट है, तो वो डिसेंड करेगी या अंदर से राइज करेगी. और आपका माइंड अगर एक विटनेस की तरह है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्थिर है, नॉइजी नहीं है, तो वो उसको देख पाएगा, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करके उसको किस तरह से यूज करना है वो कर. सो ऑर्गेनाइजिंग एक्शन ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि माइंड को नकार दें. माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव गिवन इट द रॉन्ग इम्पोर्टेंस. हमने उसको सर्वोपरि मान लिया है और सोचा है कि नॉलेज हमें प्राप्त करनी तो माइंड से ही होगी. नहीं, नॉलेज एक्चुअली तो आंतरिक चेतना, आंतरिक इंस्ट्रूमेंट से आती है, बट उसका उसका एक्सप्रेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका सही यूज वो माइंड कर सकता है अगर ट्रेन्ड है. तो हियर अगेन मदर इज टॉकिंग अबाउट कि कभी कोई डिसएग्रीमेंट वगैरह हो, नॉट टू रिमेन क्लोज्ड इन योर व्यू पॉइंट. नाउ जब हमारा डिसहार्मनी होती है, व्हाट इज, इट्स नॉट सो मच द माइंड व्हिच क्रिएट्स द ट्रबल, ऑल्दो माइंड सपोर्ट्स इट, बट स्टार्ट होती है भावना से. हमें अच्छा नहीं लगता, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कर दिया, कह दिया, हमें अच्छा नहीं लगता. फिर माइंड भी उसको जस्टिफाई करने लगता है, लेकिन चोट हमारी भावनाओं को पहुंचती है. तो वाइटल डिसिप्लिन इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाइटल क्या है ये मदर ने समझाया है. इम्पल्सेस, डिजायर्स, एंथुजियाज्म, सारी एनर्जीज, सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स, इम्पल्सेस, इनके पीछे ये प्राणिक चेतना है, लाइफ फोर्स, द वाइटल बीइंग. और वाइटल इज लाइक द पावर हाउस, इट्स द इंजन, इट्स द डायनामो. तो ये हर एक चीज को साकार कर सकता है, हर एक चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है. अगर ये हमारे साथ है, हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं.
जो लोग बहुत बिजनेस एम्पायर्स क्रिएट करते हैं, अ, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनका वाइटल काफी जाइगेंटिक होता है। प्योरीफाइड होना हो दूसरी बात है, लेकिन एनर्जी बहुत होती है वाइटल में, जिससे एक बार ठान लिया कुछ, तो चाहे कैसी उनकी सेहत हो, कैसा उनका मूड हो, कैसी कंडीशंस हो रहने की, कितने ही उनको चैलेंजेस आए, वो करते जाएं। दैट्स ऑल्सो एन एडमिरेबल क्वालिटी, एंड दैट इज अ क्वालिटी ऑफ द वाइटल। तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, तो इसको साधना बहुत मुश्किल है, और एक्चुअली सही मायने में ये इसको खाली साइकिक ही साध सकता है। माइंड से हम कोशिश करते हैं, मॉरल एजुकेशन हमें सिखाई जाती है स्कूल में, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, बट वो लोग ये नहीं समझते कि माइंड नहीं कर सकता। मेंटली तो हमें सबको पता है, सच बोलो, ये मत करो, ये करो, दैट डजंट मीन कि हम वो करेंगे। तो इस चीज की तरफ मदर पॉइंट करती है कि वाई इसके लिए पेशेंस और सिंसेरिटी। तो वाइटल में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमेशा ये स्वार्थी होता है बाय नेचर। ये हमेशा अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा ये ढूँढता है, अपनी सैटिस्फैक्शन। तो इसलिए जो मदर ने शुरू में कहा कि एम, लेट इट बी जेनरस, डिसइंटरेस्टेड। मेंटली हम कोई आइडियल फिक्स भी कर लें कि मैं देश के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहती हूँ। बहुत लोग होते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, या इवन अपनी फैमिली में कि हम इसकी सेवा, अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब वो काम आता है अपने ऊपर, और उसकी वजह से आपकी रात की नींद आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, खाना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपना टीवी टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको 10 चीज़ों से वो करना, आपको रेस्ट नहीं मिलता, आपको तुरंत क्राइसिस को हैंडल करना है, तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है और आपको लगता है, अरे बाबा! क्या मैं कब तक इनका ख्याल रखूँ? तो ये जो चीज़ है, चाहे हमारा माइंड उस चीज़ में पूरी तरह विश्वास रखता हो, बट वाइटल अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी एनर्जी नहीं देगा, तो हम अपने ही ऊँचे से ऊँचे एम को, हम ही उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। हम ही अपने अ, जो हमारा स्तर है उससे गिर जाएँगे। तो इसलिए मदर हैज़ टॉक्ड अबाउट जेनरस एंड निस्वार्थ एम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ आया और वो कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, तो वाइटल अपनी एनर्जी ड्रॉ बैक कर ले। तो मदर इज शी नोज दैट वी इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। तो शी सेज जब ऐसे मौके आए, जब आपके अंदर ये रिवोल्ट चल रहा हो वाइटल का, रिमेन क्वाइट, रिफ्यूज टू एक्ट, रिफ्यूज टू एक्ट। नोटिस कि मेरे अंदर ये द्वंद चल रहा है, ये पूरा झंझावात चल रहा है, एंड उस टाइम एक्शन ना लें, ऑफर करें, प्रे करें, चाहे go for a jog, watch a film, do anything, but don't act or respond back. This by itself is a great tapasya. So the psychic can deal with the white. Those time, if you remind yourself of the aim, and if you can light that flame of aspiration, reconnect with your highest aim. And she says vital has goodwill. Even if it acts like that, उसके अंदर वो goodwill तो है, तो उसको वापस जगाएं, जैसे कि हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं। जब वो बहुत फैल मचा रहे होते हैं, टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, हमें ये विश्वास, हम ये नहीं कहते कि ये बच्चा बिल्कुल ही बेकार है या विकेड है। हमको कहीं ना कहीं उसमें विश्वास होता है, उसकी नेचर में, तो हम उससे जुड़ के उसको वो याद दिला के और बहला फुसला के वापस उसको रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। वही हाल वाइटल का है। अपर्णा, जभी भी तारा दी आने को तैयार हो, आप बता दीजिएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। वो मुझे सूचना मिलेगी तो मैं बता दूँगी।
फिजिकल, दैट इज द लास्ट डिसिप्लिन, कि बॉडी इंस्ट्रूमेंट, ये हमने पहले बात करी है, कि जिसके थ्रू ट्रूथ फोर्स हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो सके। बॉडी ओबे करना चाहिए, बट ओबे किसको? साइकिक को। नॉर्मली वो ओबे करती है माइंड और वाइटल को। अब माइंड और वाइटल ही खुद प्योरीफाइड नहीं है, यूनिफाइड नहीं है, वो खुद साइकिक की नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं। तो हम आप बॉडी पे कोई भी खाना, कोई भी रूटीन, कोई भी चीज़ें लादते हैं और फिर वो बीमार पड़ती है। तो ट्रू हेल्थ कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द बॉडी ओनली व्हेन इट इज इन टच विद द साइकिक। और बॉडी की कैपेसिटी बहुत है जो कि हम टैप नहीं करते। हम एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल्स में जब माइंड और वाइटल नहीं इंटरफेयर करता, वो खुद अपना बैलेंस बना लेते हैं। कितना वाइल्ड में जो एनिमल्स होते हैं, हार्डली कभी बीमार पड़ते हैं। पड़ते भी हैं तो थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा कुछ इंस्टिंक्टिवली सही खा के वो वापस ठीक हो जाते हैं। हम इफ यू आर हायर बीइंग्स देन एनिमल्स, हमारे में ये क्षमता क्यों नहीं? हमें क्यों डॉक्टर को भागना पड़ता है? हमें क्यों अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं मालूम? पिछले 2 साल से हमें बेवकूफ़ बना रखा है। डर ने, अनसर्टेनिटी ने, सबने हमें जकड़ रखा, क्योंकि हमें कुछ मालूम ही नहीं और डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं मालूम। नई-नई थियरीज़ आती हैं, नए वो अलग-अलग चीज़ें करते हैं। तो ये तो अब हम सब देख ही रहे हैं कि मेडिकल साइंस, अल्टीमेटली नोबडी नोज़ द बॉडी। अगर हमें शुरू से ही ये सिखाया जाए कि हमारी बॉडी क्या है, हम बॉडी को सुनना सीखें, उसके ऑर्गन्स को समझना सीखें, उनको संचालित करना सीखें, एज़ चिल्ड्रन, एक नेचुरल बैलेंस उनमें मेंटेन हो, तो हमारी लाइफ क्या हो। और आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड किन चीज़ों से जूझ रहा है इस फील्ड में। सो मदर सेज कि इफ देयर इज अ कांस्टेंट यूनियन साइकिक सेंटर के साथ, तो वो एग्जॉशन, डिजीज वगैरह होगा ही नहीं। तो अभी भी वो एस्टैब्लिश किया जा सकता है। काम एंड क्वाइट, स्ट्रॉन्ग एंड पोइज्ड। तो बॉडी में भी कामनेस, क्वाइटनेस, एक पोइज, बैलेंस, जिससे एक्शन के अंदर ही, अभी हमें रेस्ट करना हो तो हमें सोना पड़ता है, काम स्टॉप करना पड़ता है। You know, mother used to sleep hardly for 1 hour, 2 hours, and that was also not sleep, it was conscious. कैसे वो कर पाती थी? फिजिकल बॉडी, ये कह देना वो अवतार थी और आगे बढ़ जाना। एक बार निरुद्धा ने श्री अरबिंदो को ऐसी कुछ बात कही थी कि आप ये कर सकते हो क्योंकि आप तो अवतार हो। तो श्री अरबिंदो सेड कि फिर मेरा योगा फेलियर है, क्योंकि मैं, अगर मैं बॉडी में ये करके दिखा रहा हूँ, सब चीज़ों से जूझते हुए जो एक बॉडी जूझती है, हम्म, ये दिखा रहा हूँ कि ये तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। अगर तुम बोलोगे कि तुम तो अवतार हो, तुम इसलिए कर सकते हो, तो मेरे को बॉडी फिर लेने का ज़रूरत ही क्या था? मैं तो वहाँ कहीं भी बैठे कुछ भी कर सकता हूँ ना। तो ये एक हम अच्छा गेम खेलते हैं अवतार्स के साथ, कि जब उनकी ज़रूरत होती है, उनको सर्वोच्च मानते हैं कि उनकी पावर से सब होगा। जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम कहते हैं नहीं, आप कर सकते हो, आप अवतार हो, हम तो नहीं कर सकते, आपकी बात अपने पे ही रखो, हम नहीं मान सकते। So it is a very convenient relationship to develop. And that is what I call fooling ourselves. So, mother has given so much importance to sincerity again and again. Satya Satya ki prati nishtha. And finally, the chapter ends with कि अगर ये परफेक्शन हम माइंड को इस तरह डेवलप करें, बॉडी को इस तरह करें, वाइटल को इस तरह करें, ये परफेक्शन हम अचीव करें, तो 4 मेजर एस्पेक्ट्स हम देखेंगे कि जो ट्रूथ है, हमारा भी ट्रूथ, वर्ल्ड का भी ट्रूथ, किसी और का, डिवाइन। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके, लव, नॉलेज, पावर एंड सी पावर, except for tantra, other people, generally other sects, do not
talk of power. Tantra and the Kali Puja, Durga. But many places that is not there. That was it. Knowledge, love, power, and beauty. That is what the mother ends with. ये चीजें मैनिफेस्ट होंगी. ये 4 एस्पेक्ट्स हैं. आप इनको जो मदर के महाशक्तिज हैं 4, उनसे भी जोड़ सकते हैं. महेश्वरी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी. तो ये जो यूनिफिकेशन की बात पहले हुई थी, तो साइकिक will be the vehicle of true and pure love, not the vital, the psychic. Mind, infallible knowledge. Knowledge, infallible. मतलब जिसमें कोई गलत होने की गुंजाइश ही नहीं. Vital will manifest an invincible power and spirit, अजेय. और body, perfect beauty and harmony. इसके लिए इसमें जो है ना भैया, सॉरी भैया मनोज भाई आप हम लोगों से तो नहीं कह रहे हैं कुछ, प्लीज म्यूट कर लीजिए. हाँ अनुराधा आप जारी रखिए. इसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आई वुड रेकमेंड कि वो तब जो मदर का 4 austerities एंड 4 liberations वाला चैप्टर है वो पढ़िए. वहाँ पे ये चारों चीजें ज्यादा एक्सप्लेन की गई. एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं देख रही थी चैट बॉक्स में, वाइडनेस ऑफ द एम. क्या मतलब? व्यापकता. तो किसी भी एम को हम व्यापक कैसे बनाते हैं? व्यापक कैसे बनाते हैं? पहले हो सकता है मैं खाली अपने लिए, इसके लिए एक्चुअली अगेन टेल्स ऑफ ऑल टाइम्स पढ़े. टेल्स ऑफ ऑल टाइम्स में एक स्टोरी है करेज. इतनी ब्यूटीफुली मदर ने एक्सप्लेन किया है कि पहला लेवल ऑफ करेज कि आप अपने लिए, अपनी जान बचाने के लिए कहीं से भागते हैं. बैठे नहीं रहते. आग लगी, आप उठे, भागे, ये भी करेज है कि आपने अपनी जान बचाने के लिए, आप फ्रीज नहीं हो गए डर के मारे, आपने एक्शन लिया. ये करेज है. फिर आपके साथ कोई था, आपने अपने को तो बचाया, उसको भी बचाने की कोशिश करी. ये 2nd डिग्री का करेज है. तो ये व्यापक हो गया ना. फिर इस तरह से चलते जाएं, आपने कोई आपसे जुड़ा भी नहीं हुआ, आपका फैमिली मेंबर नहीं है, उसके लिए भी कुछ किया, ये और व्यापक हो गया. ये तो एक डायमेंशन में बता रही हूँ. मतलब व्यापकता बेसिकली है सोच में व्यापकता, अपने कार्य में व्यापकता, लोगों को साथ लेके चलने की व्यापकता, अलग अलग विचार को समझने की व्यापकता. जो एम है वो अपने जितना उसको आप व्यापक बना सकें, जितना उसको एक्सपैंड कर सकें, वो है वाइडनेस ऑफ एम. दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट द साइंस ऑफ लिविंग.